छोड़ने जी। फिजिक्स से हम लोग आज टॉपिक जो देखेंगे उसके आगे हमने 3 चीजों पे देख चुके हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स बहुत ही आसान और समझने वाली चैप्टर्स होते हैं और आपको हमने बता दिया कि प्रकाश के अबाउट कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10 टोटल 10 वीडियो को पढ़ने होते हैं, 10 टॉपिक को पढ़ने होते हैं। उसमें भी आपने 3 चीजों के बारे में लगातार 3 दिनों में सीखा है। एक दिन परावर्तन के बारे में सुना जिसमें दर्पण आए थे, परावर्तन के नियम आए, दर्पण के सूत्र आए, मैग्निफिकेशन आए। फिर दूसरे दिन आपने अपवर्तन के बारे में सीखा है और अपवर्तन में आपने 2 दिन क्लास देखा होगा। एक दिन तो आपने अपवर्तन के बारे में नॉर्मली सीखा, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन क्या है, लेंसेस क्या है। और फिर दूसरे दिन आपने एक ब्रॉड स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें कई सूत्र मिले आपको, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन फिर फोकस दूरी ज्ञात करने का, लेंस के प्रकार, लेंसों से इमेज का बनना, या फिर मैग्निफिकेशन को लेकर उसके पावर क्षमता को निकालते हुए विस्थापन के द्वारा फोकस दूरी ज्ञात करना, बहुत से ऐसे फैक्टर है। तीसरे जब लास्ट दिन आपने क्या पढ़ा, प्रिज्म। प्रिज्म के अबाउट पढ़े, इसके बारे में बताया गया। हम तीनों को नॉर्मली आपको डिफाइन कर दो तो आपने परावर्तन में यही जानते हो स्टार्टिंग पेज में कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वो अपने पथ से विचलित होकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और इसमें जो परावर्तन के नियम रहे या सूत्र रहे वो आपको याद होगा, 1/f = 1/v + 1/u, जबकि वहीं पे आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन के लिए m बराबर I/O या -v/u यूज किया गया। दर्पण के बारे में वाइट स्टडी हुआ, 2 तरह के दर्पण देखे गए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आगे चलकर गोलीय दर्पण भी 2 तरह का रहा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब आप अपवर्तन में आए तो अपवर्तन एक अलग घटना रही, इसमें बताया गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब ये विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ झुकती है, जबकि सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इसमें हमने कई फैक्ट को पढ़ा, जैसे इसके नियम रहे, उसमें आपने पहला नियम यही पढ़ा होगा कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा पढ़ा होगा कि आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियत होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, sin i/sin i = m। फिर अपवर्तनांक आपने पढ़ा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। आगे इसमें लेंसेस के बारे में आपने पढ़ा, लेंस 2 तरह के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस में भी बताया होगा कि लेंस किसी भी 2 समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। उसमें वो लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, जो बीच में पतला किनारे मोटा होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। फोकस दूरी रिलेटिवली आपने देखा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चेन प्रॉपर्टी के नियम से उत्तल लेंस का पॉजिटिव जबकि अवतल लेंस का नेगेटिव हुआ करता है। लेंसों में भी कई तरह के रहे, उभयोत्तल, समतलोत्तल, उत्तलोत्तल, तो इस तरह के हमने उसमें लेंसों के भी क्लासिफाइड किए। फिर समतल पृष्ठ से हमने अपवर्तन की घटना कराई। समतल पृष्ठ में आपको एक फार्मूला मिला है HAPL/HDL = L, क्योंकि गोलीय पृष्ठ में भी एक फार्मूला मिला L/V - 1/u = L - 1/r। इससे हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन करा रहे थे। फिर लेंसों की फोकस दूरी के लिए फार्मूला मिला 1/f = L - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। लेंस मेकर फार्मूला मिला 1/f = 1/v - 1/u। मैग्निफिकेशन फार्मूला m = I/O = v/u। पावर का फार्मूला मिला क्षमता v = 1/f मीटर में या तो 100/f या सेंटीमीटर में। आपको विस्थापन के द्वारा फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला मिला, क्या फार्मूला था, F = a² - d²/4a। उसके बाद में आपने फिर फार्मूला पाया कॉम्बिनेशन का, जब 2 लेंसों को कंबाइन किए 1/f = 1/f 1 + 1/f 2 नेट फोकस दूरी निकालने के लिए उसको कटिंग किया गया। कट करने के बाद हमने भी देखा कि अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल कट करते हैं, अनुदैर्ध्य कट करते हैं तो फोकस दूरी डबल हो जा रही है, जबकि तीव्रता में, प्रतिबिंब की तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम अनुप्रस्थ कट कर रहे हैं तो आपका फोकस दूरी सेम रह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो चमक है, तीव्रता वो आधी हो जा रही है। फिर हमने प्रिज्म पे आए। प्रिज्म में बताया गया कि 2 समतल पारदर्शी पृष्ठों से जब किसी एक कोण पे घिरे होते हैं, एक आनत पे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। 2 पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरा भाग क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म में हमने देखा कि जब कोई किरण प्रिज्म से गुजरती है तो उसका 2 बार विचलन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, पहले पृष्ठ द्वारा और दूसरे पृष्ठ द्वारा। वहां भी कई फार्मूले आपको मिले हैं और वहां भी देखा गया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 रंगों में ब्रेक डाउन होती है,
डिफाइन किया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्लेन से ऊपर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में टूट जाती है या बिखर जाती है। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और आपके इंद्रधनुष का बनना भी क्या है? वर्ण विक्षेपण का ही कारण है। हमने कई ऐसी घटनाओं को आपको शो कराया था, जैसे शीशे में अपना चेहरा देखना एक परावर्तन की घटना होती है। वहीं पे तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे डब का पेदी बॉटम ऊपर उठ जाना, कॉइंस का ऊपर दिखना, किसी सीधे लकड़ी या पेंसिल को पानी में डालने पर वो तिरछा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटना होती है। वहीं पे हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इंद्रधनुष का बनना किसका घटना है? वर्ण विक्षेपण, लास्ट वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण, रंगों में टूटने की वजह से बनता है। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स से बताएंगे, उसके अंदर फिर आपको चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे कि मानव नृत्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है, तो चलो उसी को पढ़ लेते हैं, फिर इंटरफेस पढ़ जाएगा। मानव नृत्य टॉपिक होती है और इसी में साथ में पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र। आपको सिर्फ सुनते रहना, नोट्स आपको मिल जाएगा। मानव नृत्य और प्रकाशिक यंत्र, जैसे जो पढ़ रहे हो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सब क्लास 10th में रहा है ऑलरेडी। आप बढ़िया से ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो और ये भी चीजें वहां से पढ़ के जरूर आए होंगे, ये चीजें भी आपको अवेलेबल रहेंगे। हम पहले मानव नृत्य के बारे में जानते हैं। क्या चीज है मानव नृत्य? खाली सुनते रहो, बात नहीं करना। ह्यूमन आइज की अगर हम बात करें तो बताते हैं कि हमारे शरीर में कई ज्ञानेंद्रियां हैं, कई सेंसेस हैं, जिसमें हमारे आइज भी एक सेंसेस में आता है, आंख भी एक ज्ञानेंद्रिय होती है जो हमें बाहर के इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मतलब बाहर से होने वाली घटनाओं को हमारे शरीर के मस्तिष्क के भाग तक पहुंचाती है। तो मानव नृत्य को सिंपल यही बताते हैं कि मानव नृत्य शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम दूसरे वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर आप ना हो तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो वो चीजें वही बतानी है कि मानव नृत्य ह्यूमन बॉडी या मनुष्य के शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है। बचपन में ज्ञानेंद्रियों को पढ़ते आए हो 5, जिसमें त्वचा, जीभ, नाक, कान, आंख आता है, तो उसमें आंख भी एक ज्ञानेंद्रियों की कैटेगरी में आता है और ये ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम किसी वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है, जिससे हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। आंख वास्तविक में देखा जाए तो ये एक प्राकृतिक उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? प्राकृतिक का मतलब ये मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है, नेचर बनाया है। और वो प्राकृतिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मसल्स से बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। और किस लेंस की तरह है? उत्तल लेंस की तरह। मतलब हमारे मानव नेत्र में अगर हम बात करें तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक उत्तल लेंस की तरह है, जो कि आपको अगर हम दिखा दें तो हमारे नेत्र की कोई पार्ट होती है, इसमें यहाँ लेंस लगा होता है। ब्लैक कलर का आपने देखा होगा अपने आंखों में, और ये चीजें मांसपेशियों से जुड़ी होती है। किससे? तो ये उसी के सहारे में ऐसे जुड़ी होती है। यहाँ से देख सकते हो, वैसे हम भाई वायु तो नहीं ज्यादा जानते हैं, फिर काफी काम भर काम बता देते हैं। यहाँ से टर्न होके निकल जाते हैं। आपकी इस फेस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट होता है, एक लेयर होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं? रेटिना मतलब हम स्क्रीन। और स्क्रीन पे जब तक प्रतिबिंब नहीं आएगा तब तक आपको दिखेगा नहीं। हाँ, स्क्रीन में लेते समय यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे अगर किरण आ गया तो वहाँ स्क्रीन नहीं होता, एक पॉइंट पे। इसको अंधबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन पॉइंट कहते हैं। ऐसे पॉइंटों पे प्रतिबिंब नहीं बन पाता। आँख पे एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे प्रतिबिंब बन ही नहीं पाता है। वहाँ पे आपके सामने वस्तु रहेगा और उसका प्रतिबिंब अगर इस पॉइंट पे चला जाए तो तुम्हें दिखेगा नहीं सामने रहने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पे रेटिना का पार्ट एकदम खत्म हो चुका होता है दोनों तरफ से। प्रतिबिंब इसी पे बनता है। ये हमारे लेंस के तरह काम करता है। ये दोनों मांसपेशियां अपने आप को सिकोड़ों फैला सकती हैं, मतलब इसको दबा सकती हैं, और इससे क्या होता है कि जब दबाती है तो इनकी फोकस दूरी घटती है और जब खींचती है तब फोकस दूरी बढ़ती है। और हमारी आंखों की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो
अब आँख के बारे में अगर पूरी बात बताना हो तो बताएंगे। आँख मनुष्य के शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है जिससे वस्तुओं को देखा जाता है। ये एक प्राकृतिक उत्तल लेंस है जो कोशिकाओं और मांसपेशियों से बना होता है और यह आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है। और आँख की इस क्षमता को संवेदन क्षमता कहते हैं, जो हमारे एज बढ़ने के साथ साथ घट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। बुढ़ापे में जाने के बाद हमारी मांसपेशियां ढीली हो जाती है, उसमें टाइटनेस नहीं हो पाती है, तो हम चाह कर भी अपने मांस को टाइट और ढीला नहीं कर पाते। इसीलिए हम आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी घटा बढ़ा नहीं पाते हैं और उस स्टेज में हमारी संवेदन क्षमता घट जाती है और हमारी आंखें हर चीजों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती। तो क्या अभी हमारी मांसपेशियां बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही मतलब एनर्जिक है, उसमें ताकत है, उसमें इलास्टिसिटी है, मजबूती है, रबड़ की तरह है। तो वो जब जरूरत के हिसाब से जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो आंखों को टाइट कर देता है, फोकस दूरी को बढ़ा देता है, लेंस को बढ़वा देता है फोकस दूरी, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जब नजदीक को देखना होता है तो वो दबा देता है। कभी कभी आदमियों को देखे होंगे कि बढ़े उड़े अक्सर दबाते हैं आंख को, फिर निशाना लेते हैं। वो दबाने का मुझे क्या है, फोकस दूरी को कम करना। जब आपको नजदीक की चीजें देखनी है, बहुत छोटी चीजों को देखनी है, तो आपकी फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। और जब कोई चीज नहीं दिखता तो अक्सर आदमी ऐसे करके देखते हैं, एक तो एकदम खत्म कर देंगे और एक में थोड़ा सा खोलेंगे, एकदम दबा देते हैं। वो मांसपेशियों से दबाते क्यों है, ताकि फोकस दूरी कम हो जाए तो हमें निकट की छोटी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे। और जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो भाव को चढ़ा देते हैं, इससे टाइट करके। टाइट क्यों करते हैं, ताकि फोकस दूरी बढ़े। लेकिन ये चीजें पूरी जिंदगी नहीं चल पाएगी। ये बचपन में हमारी युवावस्था में बहुत तेज होता है, इसलिए हमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारी आंख अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। लेकिन बुढ़ापे अवस्था में ये क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण हम अपने आंख की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा नहीं कर पाते और उस समय हमें दृष्टि दोष हो जाता है। अब देखते हैं हमें कौन कौन सी दृष्टि दोष हो सकती है, आंखों में कौन सी दोष आ सकती है। हम देखते हैं क्या क्या है। पहला नंबर, दूर की चीजों को देखते हैं। और अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों में दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे को हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। आप सोचोगे जब दूर का नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष क्यों कह रहे हैं। ये निकट दृष्टि दोष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। क्या बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जब इंसान को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तब उसे हम कौन सी दोष बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष। तो हमारे पास आंखों में दो तरह के दोष स्पेशली मिलते हैं, एक नियर साइटनेस, एक फार साइटनेस, मतलब एक दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष। थोड़ा सा नाम उल्टा लगता है। निकट दृष्टि दोष बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, बल्कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं। लेकिन जब उसे दूर दृष्टि दोष होता है, किसी भी मनुष्य के आंख में दूर दृष्टि दोष होता है, तब उसे दूर की सही दिखेंगे, निकट की वस्तुओं को देखने में समस्या होगी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम थोड़ा सा फिगर से देखते हैं। अगर हम आंख को बना ही दे सिंपली, यहाँ पे हम आंख को बना रहे हैं, ये समझ लो आपका आंख, यहाँ लेंस थोड़ा सा उभरा रहेगा ना, ठीक है, तो लेंस है, इसी पे तो लेंस है। और अगर तुम्हारा वस्तु यहाँ रखा है जो कि बहुत दूर है, क्या है, बहुत दूर है, दूर है, तो वो चीजें जब यहाँ लेंस तक किरणें आती हैं वो रेटिना से पहले मिल जाती हैं, यही मिलने लगती हैं। रेटिना तो यहाँ पे है ना, इसीलिए वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अब चूंकि पहले मिल गए, नजदीक मिल गए, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, निकट दृष्टि। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है किसके लिए, दूर के लिए। और कभी कभी हमारे आंखों में ऐसा हो जाता है कि हमें ऐसी दोष हो जाएगी कि हमारे आंख पे लगे लेंस में जो नजदीक तुम रखोगे, निकट वस्तु रखोगे, निकट वाले किरण जाके बाद में मिलेंगे। क्लियर। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझ में आया। यहाँ निकट की वस्तुएं तुम यूज कर रहे हो,
निकट की वस्तु में प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर रेटिना क्रॉस कर जाती हैं, तब भी हमें साफ नहीं दिखाई देता। अब चूंकि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि ये पहले मिल जा रही है, नजदीक पे मिल जा रही है, इसलिए दूर न दिखाई देने वाले का नाम क्या रखा गया है? यहाँ से दोष नहीं नाम दिया गया, दोष यहाँ से दिया गया, नजदीक मिल गया इसलिए निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में कौन वाला नहीं दिखेगा? दूर वाला नहीं दिखेगा, नजदीक वाला तो दिखने करेगा। और निकट वाला सामान जब वस्तु रखी जाती है नहीं दिखाई देता, तो दूर जाके मिल रही है, रेटिना से दूर, तो दूर के नाते इसका नाम रखा गया दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कौन नहीं दिखेगा? माइंड में रखना कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, नजदीक की दिखती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की सही दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। इनके निवारण के लिए हम करते क्या है? निकट वाले में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस के चश्मा। और इसमें हमसे अक्सर भूल जाया करता था, तो हम लोग याद कैसे रखते थे? निकट में कितने अक्षर है? 3। तो इसमें कितने का लगता है? 4 का। इसमें कितने हैं? 2। तो इसमें कितना लगता है? 3। और आधा छोड़ दो, 3 है मानो, आधा छोड़ दो। तो हम कभी भूल जाते थे कि किसमें उत्तर लगता है, किसमें। तो हम इसी तरह तैयार रखते थे कि 3 वाले कमी में 4 का और 2 वाले कमी में 3 का, मतलब निकट वाले में अवतल का और दूर वाले में उत्तर लगा के हम काम चलाते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि पहले मिलने लगता है, इसीलिए अवतल लेंस लगा देते हैं, तो अवतल लेंस थोड़ा सा फैला देता है, तब आके कोई मिलता है, तब दिखाई देने लगता है। और इस वाले में हम उत्तर लगा देते हैं, तो यहाँ जा रहा था तो तू उत्तर थोड़ा सा सिकोड़ देता है, तो ये और सिकोड़ता है, तो यही आके मिल जाता है, इसलिए दिखाई देने लगता है। तो जब इंसान को निकट दृष्टि दोष होती है, तो उसे दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती, और उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। जबकि जब इंसान को दूर दृष्टि दोष होता है, तो उसे नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, और इसके निवारण के लिए हम लोग। लेकिन जब हमारी एज बढ़ जाती है, हम वृद्धावस्था में आते हैं, किस अवस्था में? तब वृद्धावस्था में हमारी समंजन क्षमता ही घट जाती है, हमारी आंखों की फोकस दूरी को कम ज्यादा करने वाली जो कैरेक्टर है, जो हमारे अंदर गुण है, वो खत्म हो जाती है, जिससे ना तो हमें दूर साफ दिखाई देता है। इस कंडीशन में हम चश्मा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जिसमें क्या लगा होता है? उत्तल व अवतल दोनों। तो हम बताते हैं कि इंसान के या मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण उसे ना तो दूर की स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही नजदीक की स्पष्ट दिखाई देती है। इस कंडीशन में वह उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। आपने चश्मा बुढ़ापे में देखा होगा, उसमें 2 लेंस लगा होता है, एक ऊपर और एक नीचवा काट के दूसरा लगाते हैं, रगड़ कर। नीचे वाला जो होता है वो नजदीक को देखना है, नजदीक के प्रॉब्लम को देखने के लिए, तो जो वहां निचवा होता है गोल सा, वो उत्तर होता है, और जो ऊपरा वाला पार्ट होता है वो लगा लिए। नजदीक देखोगे तो निचवा कहीं देखोगे तो उसमें से जाएगा, और दूर देखोगे ऊपरा में से देखोगे तो ऊपरा जाएगा। तो एक ही चश्मे में दोनों सेट कर दिया जाता है, और आपके देख लेंगे, मेजरमेंट कर लेते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो चेक करते हैं कि हमें कितने फोकल लेंथ की जरूरत है, उस फोकल लेंथ के हिसाब से लगा देते हैं। लेकिन आपको फोकल लेंथ नहीं बताते, उसकी क्षमता बताते हैं। 1 बटे फोकस दूरी से क्षमता निकलता है, तो बताएंगे कि आपको इस आंख में 0.2 का लग रहा है, इसमें 0.3 का लग रहा है। अब 0.2 लगने का मतलब अगर आप जानना चाहते हो तो P = 100/f कर दो, f को यहाँ, P को यहाँ करो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस फोकस दूरी का लग रहा है। 0.2 का मतलब अगर 0.2 का लग रहा है तो उसकी फोकस दूरी 500 सेंटीमीटर आएगी अप्रॉक्स, मतलब 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर। अगर 5 मीटर फोकस दूरी का बना रहे हैं लेंस, तो उसकी क्षमता क्या बनेगी? 0.2। 500 रहेगा तभी तो यार 100/500 करोगे 0.2 आएगा जी। तो 0.2 का अगर लग रहा है तो समझ लो आपके आंख में जो चश्मा लगा है उस लेंस की फोकस दूरी 500 सेंटीमीटर है, मतलब 5 मीटर है। अब 5 अगर 0 पॉइंट निगेटिव कर रहा है, निगेटिव 0.2 माइनस 0.2 लग रहा है, तो माइनस का मतलब कौन वाला लेंस? अगर प्लस लग रहा है तो कौन वाला लेंस? उस तरह डॉक्टर आपको बता देते हैं, अपनी पर्ची बना देते हैं। समझ में आया चीजें? मानव नेत्र के बारे में तो आपको नोट्स दे देंगे, क्लियर हो जाओगे। बात आती है फिर हमें क्या पढ़ना होता है? प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको पता होगा लाइट से जितनी भी चीजें चलती है उसको प्रकाशिक यंत्र बोलते हैं। उनकी सहायता से हम अपने दैनिक जीवन की कई समस्याओं का निवारण कर लेते हैं। जैसे आप विद्युत से चलने वाली चीजों को इलेक्ट्रिक डिवाइस बोलते हो। विद्युत से जितना चीज चलता है, मोटर से लेकर मिक्सर तक, सब क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो विद्युत से चले।
ऐसे जो चीजें प्रकाश से संबंधित होती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक। ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस में हम लोग कई चीजों का यूज तो करते हैं, साथों साथ इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक तो रहा है सूक्ष्मदर्शी और एक रहा है दूरदर्शी। एक को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप और दूसरे को बोलते हैं टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात करें तो ये दो स्पेसिफिक प्रकाशिक यंत्र हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। किन समस्याओं को दूर करते हैं उसे देखते हैं। हमारी आंखों की एक विवेचन क्षमता होती है, हमारी आंखें एक लिमिट तक ही देख पाती है, एक लिमिट से छोटा हो जाने पर नहीं देख पाती और एक लिमिट से दूर हो जाने पर भी मतलब दूरी का एक लिमिट है। हमारी आंखें देखेंगी देखेंगी देखेंगी, लेकिन एक दूरी होगी जिस दूरी से और दूर हो जाने के बाद वो दिखाई नहीं देता है। और छोटापन, किसी साइज को देख रहा है वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो एक लिमिट तक ही हमारी आंखें देख पाएंगी, उससे ज्यादा छोटा हो जाने पर। अब कोई वस्तु अगर हमारे लिमिट से भी ज्यादा छोटा हो जाए तो उसे छोटे चीज को देखने के लिए, उस सूक्ष्म चीज को देखने के लिए हम जिस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। और हमारे आंख का लिमिट दूरी से भी है। हम जब अपने लिमिट से ज्यादा दूर की वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आंखें नहीं देख पाती है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दूरदर्शी। इसको पुराने वर्डों में दूरबीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन गैलीलियो ने जिसे बनाया था आज उसी का मॉडिफाइड नेम क्या है? नाम वही है, पहले दूरबीन था अब दूरदर्शी। क्लियर? दोनों ही किस में काम करते हैं? ये सूक्ष्म चीजों को देखने में काम आता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखना। वो भी कैसे? स्पष्ट देखना। और इसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखना। क्लियर? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या किया जाता है हम बताएंगे। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम छोटे से छोटे वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जबकि दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र होता है जो दूर अति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देने में मदद करता है। हमें क्यों नहीं दिखता इसकी बात आते हैं। हमें सबसे छोटा चीज परमाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देते? हमारी आंखें क्यों नहीं उसे देख पाती है? उसका वजह होता है दर्शन कोण। क्या होता है? हमारी आंखों की एक लिमिट है, साइट एंगल, दर्शन कोण। जब हमारे पास बड़ा वस्तु होता है, जैसे तुम्हारा ये आंख है, ध्यान से देखना, और इस आंख पे इतना बड़ा वस्तु रख दिए तो ये अपना कोण बनाएगा कि नहीं? ये कोण बड़ा बन रहा है तो आपको दिखाई देगा। अगर वस्तु को छोटा करते चले जाए तो दर्शन कोण घटेगा कि बढ़ेगा? वस्तु को ऐसे छोटा करो तो कोण घटेगा कि बढ़ेगा? दोनों जैसे जैसे सटाओगे कोण घटता चला जाएगा। और हमारी आंख की एक लिमिट होती है कि वह उससे कम दर्शन कोण को देख नहीं पाता है। अब जब छोटा हो जाता है तब छोटा होने पे आपका दर्शन कोण बहुत कम बनेगा, इतना, तो दिखने में प्रॉब्लम आने लगेगी। जब वस्तु छोटा होता तो दर्शन कोण घट जाता है। अच्छा, दूरी में भी यही प्रॉब्लम है। आपकी आंख यहाँ पे है, जब वस्तु इतना बड़ा ही पेड़ आपके सामने तो दर्शन कोण इतना बड़ा बना कि नहीं? यही पेड़ खसका के यहाँ कर दो इतनी दूरी पे, क्या उतना बड़ा ही दर्शन कोण बनेगा? नहीं, मिला के देख लो, अब इतना बड़ा। वही जब वस्तु दूर चला गया तो दर्शन कोण क्या हो गया? घट गया। मतलब जब कोई वस्तु बहुत दूर चला जाता है तो उसकी दर्शन कोण घट जाती है, इसीलिए हमें नहीं दिखाई देता। और कोई चीज जब बहुत छोटा हो जाता है तब भी दर्शन कोण घट जाती है, इसलिए हमें दिखाई। अब कैसे दिखाई देगा? अगर कोई उसके दर्शन कोण को बढ़वा दे तो हमें, और ये दोनों क्या करते हैं? दर्शन कोण को बढ़ाते हैं। मतलब वो लोग कैसे हमको दिखवाने देते हैं? हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी वो प्रकाशिक यंत्र होता है जो हमारे आंखों पे बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देता है, जिससे हमें छोटी सी छोटी वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। दूरदर्शी वो प्रकाशिक यंत्र होता है जो हमारे आंखों पे बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देता है। दोनों का काम दर्शन कोण को बढ़ाना, इससे हमें अति दूर स्थित वस्तु भी स्पष्ट रूप से। तो ये छोटे चीजों का दर्शन कोण बढ़ाता है और ये दूर रखे वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाता है। इसी वजह से दोनों दर्शन कोण बढ़वा देते हैं तो हमारे आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और हमारी आंखों पे दर्शन कोण के हिसाब से दिखाई देगा। हमारी आंखों की एक लिमिट है जिसके छोटे जाने पर 0.5 डिग्री होती है, आधा डिग्री से कम होने के बाद में हमको दिखना स्पष्ट विभेद नहीं कर पाते। तो परिभाषा दे जाओगे। सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी मदद से हम छोटे से छोटे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे आंखों पे बनने वाला
जिससे वह छोटा वस्तु या सूक्ष्म वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। दूरदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जिसकी मदद से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं। यह दूर की वस्तुओं से बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देता है, जिससे हमारी आंखें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने लगती है और इसे हम फिर आगे चल के सूक्ष्मदर्शी को क्लासिफाइड कर दिया गया 3 तरह से। कितने? सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्म, अगला संयुक्त, संयुक्त को यौगिक भी कहते हैं, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, और सबसे आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये दोनों प्रकाश के रे ऑप्टिक्स कण प्रकृति पे काम करते हैं, लेकिन ये वेव ऑप्टिक्स प्रकाश के वेव नेचर पे काम करता है। ये आपके वो उसका 10 गुना तक बढ़ा सकता है। क्या गुना तक? 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब दे देगा। 1 सेंटीमीटर को 10 गुना कर देगा। ये आपको 100 गुना तक बढ़ा देगा। कितना गुना तक? 100 गुना तक। और ये लगभग 500 गुना तक बढ़ा देता है। मतलब हर एक की कैपेसिटी क्या है? अलग अलग है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसमें एक उत्तल लेंस सिर्फ होता है। क्या होता है? एक उत्तल लेंस। एक ऐसे गोला रहेगा, छल्ला रहेगा, इसमें एक लेंस लगा दिया जाएगा और यहाँ पे एक हैंडल दे दिया जाएगा, जैसा कि आपने देखा भी होगा डॉक्टरों के पास। ये अक्सर कान आँख देखने वाले डॉक्टर के पास, या जो थोड़ा सा फार्मासिस्ट बुढ़े हो जाते हैं, प्राइस नहीं देख पाते, तो वो भी रखते हैं। और हमें खिलौने में प्लास्टिक का बना हुआ बचपन में प्रकार बॉक्स में भी मिलता है। क्योंकि लेंस की क्वालिटी आपके जो प्रकार में मिलता है वो प्लास्टिक का होता है, तो बेहतर नहीं होता। लेकिन जो ग्लास के आते हैं लेंसेज से 45 से 50 रुपए का आता है। बहुत बेहतर लोगे तो 100 रुपए के अंदर ही आ जाएगा। ये एक लोहे का छल्ला होता है, एक एल्युमिनियम का छल्ला होता है, जिसमें एक उत्तल लेंस को, किस लेंस को? उत्तल लेंस को फिट किया गया होता है और हैंडल होता है पकड़ने के लिए। ये हमारे लेंस, ऐसे लेंस से बने सूक्ष्मदर्शी को क्या करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसके उपयोग से हम कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं? 10 गुना। दूसरा नंबर आप देखें संयुक्त, कंपाउंड। कंपाउंड में 2 होते हैं। अच्छा, इनके जो डायग्राम है ना, इसमें एक ऐसे उत्तल लेंस होगा, यहाँ वस्तु रखोगे और आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बड़ा। क्लियर? लेकिन जो ये होगा, इसके लिए अगर हम बात करें, सरल के लिए होता है। सरल में वस्तु यहाँ रखा जाता है ऐसे वस्तु, क्लियर? सरल वाले में। लेकिन जो संयुक्त वाला है ये आपको कितना गुना बढ़ाएगा? 100 गुना बड़ा बना देगा। और संयुक्त वाला ये जो रखा है आप देख रहे हो, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें कितने लेंस लगे होते हैं? 2 लगे होते हैं। एक छोटे फोकस दूरी का और एक छोटे फोकस दूरी वाले को वस्तु की तरफ रखते हैं, और बड़े वाले फोकस दूरी को आंख की तरफ रखते हैं। जिसको वस्तु की तरफ रखते हैं उसको हम लोग बोलते क्या है? अभिदृश्यक। उस लेंस का नाम क्या होता है? अभिदृश्यक। हाई क्लास से भूल गए। जो बड़ा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? नेत्रिका। क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग आसानी से घटा बढ़ा सकते हैं, जिसके हिसाब से हम एक बहुत सा बड़ा प्रतिबिंब इसी के नीचे प्राप्त कर लेते हैं। उस वस्तु का लगभग 70 से 80 या 100 गुना बड़ा। तो कैसे करते हैं वो लोग, तो हम चीजों को प्रैक्टिकल लाइन में जा पाते हैं। बट आपको जानना होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही लेंस होता है, उत्तल लेंस। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। 2 में एक की फोकस दूरी कम होती है और दूसरे की ज्यादा होती है। एक जो कम होती है उसको वस्तु की तरफ रखते हैं, उसे अभिदृश्यक क्या कहते हैं। और दूसरा जो बड़ी फोकस दूरी होती है उसे आंख की तरफ रखते हैं, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। इससे हमें 100 गुना बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। तीसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये सूक्ष्मदर्शी का सबसे मॉडिफाइड और सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। ये वेव नेचर पे काम करता है, तरंग प्रकृति पे काम करता है, और ये आपका बहुत ही स्पष्ट 500 गुना बड़ा प्रतिबिंब देता है। कितना गुना? 500 गुना बड़ा तक प्रतिबिंब दे देता है। ये माइक्रोस्कोप बनाया जाता है हाई वोल्टेज पे, और वहां पे हम लोग उसके इमेज को लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आती है दूरदर्शी। दूरदर्शी भी आपके कई तरह के हैं, बट दूरदर्शी का जो बेसिक फिगर्स है वो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। इसमें भी 2 लेंस होते हैं, 2 उत्तल, एक बड़ा और एक। लेकिन बड़े को वस्तु की तरफ रखते हैं। वस्तु दूरी होगा, यही पास में होगा, नहीं बहुत दूर होगा। मान लो बहुत दूरी पे है, लॉन्ग इनफाइनाइट डिस्टेंस, ज्यादा दूर है, तारों को देख रहे हो, चंद्रमा को देख रहे हो, कई लाख किलोमीटर दूर है। और इधर रखा क्या जाएगा? बड़ा वाला, बड़ी फोकस दूरी वाला अभिदृश्यक होगा। और जबकि छोटे वाले को कहाँ रखा जाएगा? नेत्र के तरफ, जिसको क्या बोलेंगे? तो कहीं ना कहीं देखोगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा। सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें छोटा वाला लेंस, कम फोकस दूरी वाला वस्तु की तरफ है, और ज्यादा वाला
लाभ की तरफ है, जबकि इसमें ज्यादा वाला वस्तु की तरफ है और कम दूरी वाला आपकी तरफ है। ये दोनों भी एक पाइप होती है सिलेंडर, जिसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, उसको घटा बढ़ा सकते हैं हम कसकर, और उससे हम लोग वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब देखने को पा जाते हैं। क्लियर हो? इनके फार्मूले भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट बोर्ड में हमारे ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि ये सब हाई स्कूल का सिलेबस रहा है। थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए दिया है, आपका जो सबसे ज्यादा आएगा वो आएगा क्या, वेव ऑप्टिक्स, तरंग करके। तो हम कल से आपको बताएंगे तरंग के बारे में। आपने क्या किया, आप जान पाए हो, इसके नोट्स हम आपको भेज देंगे। परावर्तन, अपवर्तन, वर्णविक्षेपण, प्रिज्म, मानव नेत्र, प्रकाशिक। बाकी लेक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो नोट्स भेजेंगे उस नोट्स को या तो अपने मोबाइल में रखना या जेरॉक्स करा लेना या लिख लेना, बट देखते रहना। अब उसे पढ़ोगे तो आपको हर चीजें समझ में आएंगी। वहाँ पे ऑलरेडी सब चीजें लिखा है, डायग्राम बना हुआ है, और इसका टाइम हम लोग इसको